जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 का आज हम लोग पर्यावरण का पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता है पर्यावरण अध्ययन में भूगोल, पर्यावरण, जीव विज्ञान, संविधान ये सभी भाग पूछे जाते हैं। तो उन समस्त भागों को सम्मिलित करके आज हम लोग इसका भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शिक्षक बनने का पहला कदम है। 100% तैयारी, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? मरुस्थल में, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा। तो कहाँ पाया जाता है मित्रों? ये सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यानी वैश्वीकरण, ऊष्मीय वृद्धि, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो नीचे दिए गए हैं इसमें से प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक यानी डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन, भोजन निर्माण, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण या ऑक्सीजन उत्पादन। तो क्या है मित्रों? पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार यूज कर सकते हैं और ख़त्म ना हो आसानी से। तो क्या है मित्रों? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन सर्वाधिक किस में होता है? जल में, मृदा में या फिर खाद्य श्रृंखला या वायुमंडल। तो किस में होता है मित्रों? तो ये होता है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जैव आवर्धन होता है। अगला है, ओजोन छिद्र मुख्यतः किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो मित्रों इसके लिए CFC सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ्रिज और AC के कंप्रेसर वाली गैस से निकलता रहता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972, 1980, 1986, 1992। कब हुआ? तो 1992 में हाथी परियोजना आया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 में वन नीति आई थी और 1972 में क्या हुआ था ये आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है? वायु, जल, ध्वनि या मृदा। तो मित्रों ध्वनि प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? श्रवण शक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे घना स्तर कौन सा है? भूपर्पटी, मेंटल, बाह्य कोर या आंतरिक कोर। तो कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा घना स्तर होता है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर से कम होता है और बाकी सबसे ज़्यादा होता है बाह्य कोर, उसके बाद फिर मेंटल, तब फिर सबसे विरल भाग होता है भूपर्पटी। अगला प्रश्न है, मानसून पवनों की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंद महासागर से मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, दार्जिलिंग या फिर कोडाई कनाल। तो मित्रों चेरापूंजी और मासिनराम ये दोनों मेघालय में हैं, जो कि मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है और कोडाई कनाल आप लोगों का दक्षिण भारत में है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिनराम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? 21.5 डिग्री यानी 21 से 1/2 या 22 से ही 1/2 डिग्री या फिर 23 से ही 1/2 डिग्री या 24 से ही 1/2 डिग्री। तो पृथ्वी का अक्ष 23 से ही 1/2 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन कितने राज्यों से मित्रों? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गरम, छज, पत्रम। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये आपके 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है मैग्मा, लावा, राख या फिर धुआं। तो क्या कहलाता है मित्रों? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ लावा कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या फिर अंटार्कटिका। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है मित्रों, और ये शुष्क मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर नाभिक। तो मित्रों, नाभिक में डीएनए और आरएनए की संरचना पाई जाती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। दायां आलिंद, बायां आलिंद, ऐसे ही दायां आलय और मतलब दायां निलय और बायां निलय। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक या राइबोसोम। तो मित्रों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, आग्न्याशय, यकृत या फिर प्लीहा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या WBC। तो मित्रों, इसमें हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल, डार्विन, वाटसन और क्रिक या फिर हर्षी चेस। तो मित्रों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पुष्पन, वृद्धि, फलन या फिर बीज निर्माण। तो ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है और ये वृद्धि में काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन का अंतिम अंग कौन सा है? श्वास नली, फेफड़े, एल्वियोली या फिर ब्रोंकस। तो मित्रों, मनुष्य में श्वसन का जो अंतिम अंग है वो है एल्वियोली। क्या है? एल्वियोली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो मित्रों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं, जिसमें समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसे ही इसमें 5 प्रकार के आदर्श की बात की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। वर्तमान की बात हो रही है और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, यानी कि जब इस संविधान में कितने थे की बात नहीं की गई, तो यहाँ पर है की बात हो रही है, तो 6 हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मित्रों, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व और भाग 5 में है संसद। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? पूर्णतः संघीय, पूर्णतः एकात्मक, संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाला या फिर परिसंघ। तो मित्रों, भारत का संविधान तो संघीय है लेकिन एकात्मक झुकाव वाला है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू या BR अम्बेडकर। तो मित्रों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है
और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इस प्रकार से मित्रों 30 प्रश्नों की बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोगों ने आज कंप्लीट की। ऐसे ही समस्त प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको प्रश्न कैसे लगे, आपके कुल कितने सही गए, ये भी आप लोग चेक करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।